Good morning, student. In previous lecture, we are learn about torque acting on a dipole placed in external electric field. In this particular lecture, we are learn about electric flux and Gauss law. First, we are going electric flux. What is electric flux? The number of electric field lines, the number of electric field lines passing perpendicular to any plane surface. Okay, the number of electric field line passing perpendicular to एनी प्लेन सरफेस. इसका मतलब क्या है, इसको एलेबरेट करेंगे. बहुत बड़ा टॉपिक है. जनरली अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में नहीं आएगा तो गॉस लॉ नहीं आएगा. ओके, दैट मीन्स विदाउट नोइंग व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कांट go for Gauss law and its application. Suppose this is electric field lines. Okay, बहुत सारी लाइन्स हैं. Suppose this is a plane. ओके, तो इस प्लेन से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब चूंकि प्लेन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले थोड़ा एक चीज़ और छोटी सी हम जानेंगे, एरिया वेक्टर. जैसे अगर किसी 10th के बच्चे को 9th के बच्चे से पूछा जाएगा एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, वो कहेगा एरिया तो ए इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो तो स्केलर होता है. नो, इन 11th 12th एरिया इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए. अब उसको समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है. सपोज मेरे पास ये एक प्लेन सरफेस है. दिस इज ए प्लेन सरफेस. ओके, ये आपको फेस जो दिख रहा है, इसका जो दिखेगा, जिधर से आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू, वो आपको होगा एरिया वेक्टर. दैट मीन्स हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस. ये एरिया वेक्टर आपका क्या होगा, आपकी तरफ होगा. अगर इसको मैंने ऐसे रख दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा. इसको ऐसे रख दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मेरी तरफ होगा. इसको इधर कर दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा. चलो, ऐसे नहीं समझ में आया, बिल्कुल ईजी समझाते हैं. जैसे मेरा ये हैंड है, ये हथेली दिख रहा है, पाम आपकी तरफ है, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. अगर मैंने अपने पाम को ऐसे कर दिया तो इसका फेस क्या है, अपवर्ड. दैट मीन्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया तो इस हथेली को देखने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, नीचे. दैट मीन्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो फ्लक्स के पास जाने से पहले अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम फ्लक्स समझ नहीं पाएंगे. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस. अब चूंकि ये बताया है हमको द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन सरफेस. तो सपोज मान लो अगर यहाँ से बहुत सारी वाटर की स्ट्रीम आ रही है,
यहाँ से वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है। तो अगर उसको मुझे रोकना होगा तो हमको कैसे करना पड़ेगा? अगर हम ऐसे करेंगे तो कुछ भी वाटर रुकेगा? नहीं रुकेगा। सपोज वहाँ से वाटर की स्ट्रीम आ रही है, तो मैक्सिमम वाटर को होल्ड कब करोगे? जब हम ऐसे अपने हाथ को रखेंगे या ऐसे रखेंगे। क्लियर और नॉट? अगर मान लो वाटर उधर से आ रहा है बहुत तेज़ी से, अगर सबको होल्ड करना है तो ऐसे होल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं उसको टिल्ट करते चला जाऊंगा तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ऐसे करोगे तो कुछ वाटर रुकेगा? नहीं रुकेगा, कुछ नहीं होल्ड होगा। दैट मीन्स जीरो। सपोज बरसात हो रही है, मैंने बरसात ऊपर से हो रही है, मैंने इसको ऐसे रखा तो मैक्सिमम जो ड्रॉप्स होंगे वाटर के इसको इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, सपोज कोई भी ड्रॉप इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स उसी तरह से, उसी एनालॉजी में फ्लक्स को समझते हैं। सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रख दिया, कोई प्लेन सीट रख दी जिस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, वहाँ से फील्ड लाइंस आ रही हैं इस साइड से इस तरफ। तो अगर हम प्लेन को इस तरह से रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इसको क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, पासिंग थ्रू द प्लेन। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट करते चला जाऊं तो फ्लक्स की इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ग्रेजुअली डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। अगर मैंने ऐसे कर दिया था इट विल बिकम्स जीरो। फिर ऐसे करोगे, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। दैट मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन हमको ये निकलता है, व्हेनेवर सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस है, whenever surface is perpendicular to the electric field, that means flux is maximum। ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर और नॉट? whenever surface ये है perpendicular to the electric field, then maximum line is intersect to the surface। whenever surface is पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, सरफेस भी अपना इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो। तो मैंने अभी सरफेस की बात करी, लेकिन अगर एरिया वेक्टर क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी अगर ये मैंने सरफेस बनाया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? यानी किसी भी सरफेस का अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, दैट मीन्स फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ध्यान देना इस बात को, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर, सरफेस की नहीं बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर, व्हेनेवर एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन फील्ड विल बी फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो कब होगा? ये फ्लक्स मैक्सिमम है, अभी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी एरिया वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। व्हेनेवर एरिया वेक्टर इज perpendicular to the electric field line, that means flux will be zero। तो अब यहाँ से कंक्लूजन करने के बाद आप थियरी पे आते हैं। समझ में आया आपको एरिया वेक्टर क्या होता है? दैट मीन्स फ्लक्स इज ऑलवेज डिपेंड अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जिस तरह से ओरिएंट होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, व्हाटएवर। तो उसको समझने के लिए हियर एरिया वेक्टर क्या है? दिस, दैट मीन्स फ्लक्स इट इज डिफाइंड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए, E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये तब की कंडीशन है जब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं हो तब, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन सरफेस। तो अगर नॉर्मल ना हो तब क्या केस होगा, उसको देखना बेटा।
सपोज दिस इज आवर एरिया वेक्टर, ऐसे है 3D में समझो इसको। अभी ये ऐसे था, एरिया वेक्टर था पैरेलल, अभी मैंने इसको ऐसे बना दिया। अभी एरिया वेक्टर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज दैट क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज दैट क्लियर? यानी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है, लेकिन एरिया को मैंने क्या कर दिया, कुछ एंगल पे टिल्ट करा दिया, ओरिएंटेट करा दिया, घुमा दिया। दैट मीन्स देयर इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई इज थीटा। तो हमको एरिया वेक्टर का वही कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस वन इज ए कॉस थीटा, थीटा के बगल में दिस वन इज ए साइन थीटा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये वाला जो है देखो एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा, डायरेक्शन में है। दैट मीन्स फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस थीटा। दैट मीन्स फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए। इज दैट क्लियर? नॉर्मल है, सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है तो सीधे सीधे ई इंटू ए। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, वही कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? इट विल बिकम्स ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ से देखो वेरीफाई भी कर सकते हैं ये वाला केस। यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे आप करोगे फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। आ गया? क्लियर और नॉट? अगर टिल्ट करते करते एरिया वेक्टर को हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री। दैट मीन्स कॉस 90 0, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। दैट मीन्स फ्लक्स इज डिपेंड ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओके, सरफेस क्या होता है, क्लियर हुआ? दिस इज सरफेस और एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। दो चीज़ें मैं आराम से बोलता हूँ। अगर सरफेस की बात बोल रहा हूँ, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सरफेस, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ओके, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब लिटा दिया, तो फ्लक्स क्या होगा 0। अब इसी को दूसरे वर्ड में एरिया वेक्टर के फॉर्म में बोल रहा हूँ। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इज मैक्सिमम। टिल्ट होगा तो ये कॉस थीटा, 90 डिग्री होगा तो 0। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। अगर कोई ऐसा सरफेस है जो अनइवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एस. इट कैन बी रिटेन एज डी फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस. समीशन के फॉर्म में लिखते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, समीशन ऑफ. तो इसके थ्रू छोटे, चूँकि कोई भी सरफेस बहुत छोटे छोटे एरिया से मिलके बना होता तो ओवरऑल के लिए हम क्या कर देंगे, समिट कर देंगे सेम एरिया के साथ, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. लेकिन अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें इसी को, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, सरफेस इंटीग्रल इसको बोलते हैं, इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस. ये तब की कंडीशन होती है जब व्हेनेवर डेल्टा एस इज टेंड्स टू जे, इनफाइनाइटेसिमल होता है, बहुत छोटा होता है. ई डॉट डी एस. इज दैट क्लियर? ये बहुत यूजफुल है. इसी के थ्रू हम गॉस लॉ को स्टेट करेंगे और प्रूव भी करेंगे. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स गॉस लॉ स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ. इज दैट क्लियर? Now we are moving toward Gauss law. पहले definite the net flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught. आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होती है, टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. बाय द सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अब चूंकि गॉस लॉ पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा चलते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे कि क्या है इसका मतलब. Gauss law is one of the important application. With the help of this application, we can easily find out electric field of symmetrical object. Due to symmetrical object, कोई भी symmetrical sheet है, sphere है, आपकी rod है, due to this we can use Gauss law and easily find out electric field of symmetrical object like sphere, spherical cell, rod, etc. यानी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ते हो, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ते हो. इसमें से इसके 4 एप्लीकेशन हैं. आइदर एप्लीकेशन आता है या तो उस पर कोई न्यूमेरिकल्स ज़रूर आएगा विच इज़ बेस्ड ऑन गॉस लॉ. ओके, देखो ये आपका डेफिनेशन क्या बोलता है, नेट फ्लक्स ऑफ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. यानी इसको समझने के लिए कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए. इसीलिए जो क्लोज सरफेस डज नॉट मैटर व्हाट एवर इट्स शेप एंड साइज, वो स्फीयर भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. इसमें मान लो किसी चार्ज को मैंने बंद कर दिया, सपोज दिस इज क्यू चार्ज, तो इससे पास होने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, और जितना भी चार्ज मैंने बंद किया है, क्यू बंद किया है उसके अंदर तो क्यू होगा. 10 कूलम्स होगा तो 10 कूलम्स होगा, 1000 कूलम्स होगा तो 1000 कूलम्स होगा. यानी किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करेगा उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज मैंने कितना इनक्लोज्ड किया है. इट इज़ ऑल अबाउट गॉस लॉ. दिस इज स्टेटमेंट. अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से ये प्रूव होगा, ऐसा होता क्यों है. और गॉस लॉ में ऐसा नहीं है कि जो भी क्लोज सरफेस आप लोगे तो वो स्फीयर ही होना चाहिए, कुछ भी हो. ये थियरम सब के लिए होल्ड करता है, व्हाट एवर शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस मतलब जो भी सरफेस आपने लिया, बस कंडीशन होना चाहिए
वो सरफेस क्लोज होना चाहिए। जैसे ये कमरा है बेटा, अगर ये कमरे में कितने 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, क्यूबॉइड हैं, अगर मैंने इसमें 200 कूलम चार्ज ले लिया तो इसके 6 फेस से सब तरफ फ्लक्स होंगे, आइसोट्रॉपिक होगा, हर तरफ होगा, तो कितना फ्लक्स निकलेगा? सेम कंडीशन 1/ε, टोटल चार्ज मैंने 1000 अगर कूलम रखा है इंटू 1000 कूलम। वो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम स्फेरिकल साइज इसलिए लेते हैं कि स्फेरिकल साइज लेने के पीछे का रीज़न हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है 90 डिग्री। तो हम बार बार जो ई डॉट डी एस करते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, चूंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, एरिया वेक्टर, चूंकि अगर हम सरफेस पे स्फेरिकल सरफेस क्यों लेते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वो कन्वीनियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है, चार्ज मैंने बीच में रखा है, बाहर की तरफ होगी। अगर ये एरिया मैंने कंसीडर किया है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इसलिए हम अपने कन्वीनियंट के लिए जो सरफेस ऑलवेज अज्यूम करते हैं इट इज स्फेरिकल फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब मैं प्रूफ के लिए जाता हूँ कि ऐसा होता क्यों, ऐसा होता है तो देखते हैं। सपोज we have a Gaussian surface sphere of radius r. Suppose a capital Q charge is placed at the center of this Gaussian sphere. Suppose this is area vector, this is particular area ds, चूँकि ये सरफेस मैंने छोटा सा जूम किया, एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होगा? नॉर्मल की तरफ होगा। क्लियर और नॉट? और इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिकली आउटवर्ड, दिस इज ई एंड दिस इज एरिया वेक्टर ds। क्लियर और नॉट? भाई स्फीयर तो ऐसे ही होता है बेटा। तो ये अगर आप सरफेस लोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेम कंडीशन यहाँ पे मैंने लिया है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप यहाँ पे लिखोगे, अगर स्कूल में डेरिवेशन अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है प्रूफ के लिए, इन द गिवन फिगर we assume a Gaussian surface of radius small r, a capital Q charge is placed at the center of this Gaussian surface. Here electric field associated to this charge is radically outward and the area vector at this point ds which is parallel to electric field. Clear or not? तो हम गॉस लॉ के पास चलेंगे कि प्रूफ कैसे होगा इसका। एज वी नो दैट फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस। क्योंकि ये जो पूरा स्फीयर होगा बहुत छोटे छोटे ds 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 से बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा। सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा हमको। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? और यहाँ पे फिगर में आपको देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर in same direction, that's why the angle between these two is 0. तो ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ई डी एस हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल, चलो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फेरिकल सेल का, सपोज दिस इज स्फेरिकल सेल, बीच में चार्ज रखा है। स्फेरिकल सेल का टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस, सारे एलिमेंट को एक एक करके स्मॉल ब्लॉक्स को ऐड करते हुए जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4 पाई आर स्क्वायर।
दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर is cancel. Putting the value of k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, as we know that, into q into 4 pi. 4 pi will be cancel out each other. That means phi is equal to q upon epsilon naught. प्रूव हुआ कि नहीं? यही तो हमने पढ़ा था. टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस. तो कितना चार्ज एनक्लोज किया था? तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन. क्या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ. Clear or not? Okay. गॉस लॉ के लिए जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नेसेसरी स्फीयर ही ले. डजंट मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज. बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट में हम आएंगे तो गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज़ एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़रूर कराएंगे एंड इट्स एप्लीकेशन. ओके, थैंक यू.